हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के क्रम में। तो हम लोग का आज से शुरुआत करना है आर्टिकल 1 से। तो सोचे कि आर्टिकल 1 को शुरू करने से पहले एक दो कुछ सिद्धांत हैं जिनके बेस पे जो है गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो उस सिद्धांत को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे केवल इम्पोर्टेंट सवाल यही बनता है, जो उनके जो है थ्योरी का नाम है वो किसने दिया था। लेकिन चूंकि अगर आप मेंस लिख रहे हो बीसीएस में या फिर आईएएस में, तो इसको 20-25 या फिर जो है 50 शब्दों में लिखने के लिए आता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको आप जो है लगेगा कुछ समय देख लीजिए। हमारी जो सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि शक्तियों के बीच में बंटवारे का जो सिद्धांत है। पृथक्करण मतलब अलग कर देना। ठीक है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इसको मैं बोल दिया। अब जो है बताता हूं इसके अंदर की बातें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात की ये जो है किस विचारक या फिर किस दार्शनिक ने इसको जो है बोला था, इस सिद्धांत को दिया था। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है इसको दिया था फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे जिनका नाम था बैरोन द मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? बैरोन द मॉन्टेस्क्यू। बैरोन द मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इस बैरोन द मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक पुस्तक है 1748 में वो प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। ये कई बार एग्जाम में इस पुस्तक पूछी गई कि ये किसकी पुस्तक है। क्या नाम है? स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज, LAWS, स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो ये एक पुस्तक है। उस पुस्तक में इन्होंने जो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का जो है पूरा विवरण जो है प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक इकाई और एक देश में जो शक्ति का पृथक्करण है वो किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, जैसे कि इसको हम ऐसे समझते हैं, अपने भारत के संदर्भ में ले लिया जाए तो हम लोग देखते हैं कि हमारे शासन के यानी सरकार के जो है 3 अंग मुख्य रूप से दिखते हैं। पहला भाई जिसे हम लोग जो है बोलते हैं, क्या बोला जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यही ना। ये 3 जो है शासन के जो है 3 अंग होते हैं, सरकार चलाने के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसको लेजिस्लेटिव बोला जाता है, इसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है और इसको जुडिशरी। तो ये जो तीनों जो पावर हैं इनके बीच में किस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और जो है ये पृथक्करण यानी इनके अलगाव होना चाहिए, एक दूसरे से लिंकअप नहीं होना चाहिए, ताकि जो है अगर मान लीजिए कि सरकार का जो है लिंक अगर न्यायाधीश से है तो वो अपनी जो है कोई भी गैर कानूनी कार्य जो है उचित ढंग से कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो है संविधान में भी इसको मान्यता दी गई है, तो जरूर दी गई है। अनुच्छेद 50 बोला जाता है, जो कि हमारा मूल नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 50 में एक बात बोली गई है कि जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण रहेगा, यानी कि उन दोनों में कोई भी जो है सिद्धांत मतलब जो है अपना आपसी संपर्क नहीं होगा, मेल जोल नहीं रखेंगे लोग। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है हमारे आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 जो है इस चीज को पुष्टि करता है। ठीक है, पहली बात। अब आप समझेंगे कि क्या जो है हमारे संविधान में ये तीनों जो है एक दूसरे से अलग हैं? तो ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में मूल रूप से तो जो हमारा जो कामना किया जाता है इस सिद्धांत के अनुसार वो तीनों को अलग ही कामना किया जाता है, लेकिन मूल रूप से हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है हमारे संविधान में जो विधायिका और कार्यपालिका है, कहीं ना कहीं कार्यपालिका विधायिका का एक तरह से अंग हो जाती है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका में जो है सेम वही लोग होते हैं। विधायिका में पूरा विधायिका थोड़ा बड़ा एरिया हो जाता है, बड़ा जो है शब्द है, इसके जो है दायरे बड़े हैं, लेकिन जो न्याय कार्यपालिका है इसके दायरे थोड़े छोटे हैं विधायिका के अंतर्गत। लेकिन चूंकि विधायिका और कार्यपालिका के दायरे की अगर बात की जाए उनके क्षेत्र की, तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कार्यपालिका का दायरा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत पुलिस
चपरासी, इन सबों से लेके पूरे ऊपरी सिस्टम तक के लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखें तो विधायिका के अंतर्गत ही कार्यपालिका के जो है लोग आते हैं, ठीक। यानी कि इनका आपसी तालमेल रहता है। ये चीजें जो शक्तिकरण सिद्धांत है, पृथक के शक्तिकरण का सिद्धांत शक्ति के, ये मूल रूप से कामना उन देशों में की गई है जहां पे जो है कार्यपालिका का विधायिका में कोई इंटरफेयर नहीं रहता है या उनका कोई इंटरलिंकिंग नहीं रहता है। हमारे यहाँ क्या है कि विधायिका में जो पीएम है, कार्यपालिका में भी वो है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संसद के जो अंग हैं वो भी जो है यहाँ पे आ जाते हैं कार्यपालिका में। उसके बाद से जो है आप मंत्रिमंडल आ जाएंगे, कार्यपालिका में भी आएंगे, विधायिका में भी आएंगे। तो यहाँ पे मूल रूप से जो कामना है हमारे यहाँ जो है इस सिद्धांत को, वो किसके बीच है, विधायिका और न्यायपालिका के बीच। इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। तो यही मेन जो है ये सिद्धांत था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत जरूरी क्यों था। तो जरूरी इसीलिए था ताकि जो है कोई अपना मनमानी काम न कर सके, तालमेल जो है साठ गांठ करके। होता है ना, जैसे जो है अगर एक चोर है और दूसरा जो है चोर है, अगर दोनों मिल गए, विरोधी हैं, तो जो है भाई वो सोचेगा कि वो चोरी ना करे, हम वहां पे चोरी करेंगे, तो ये उसको रोकना चाहेगा। उस तरह से जो है वो भी इसको रोकना चाहेगा। लेकिन अगर जो है कहीं साठ गांठ कर लिए तो जो है उससे बड़ा जो है चोरी करेंगे। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होती है। यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान देना होगा, इसीलिए पृथक्करण सिद्धांत लाया जाता है, ठीक है। अब एक और सिद्धांत की बात करते हैं, उससे पहले आप इसको कुछ पॉइंट नोट करना हो तो नोट कर लें। तो चलिए हम लोग इसके आगे की बात करें। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत, या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है संतुलन और निगरानी का सिद्धांत, ठीक है। संतुलन और निगरानी या फिर संतुलन और नियंत्रण का सिद्धांत, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, संतुलन और निगरानी का सिद्धांत। संतुलन और निगरानी या नियंत्रण बोला जाता है वैसे तो स्पष्ट भाषा में, संतुलन और नियंत्रण का सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं कि ये, हालांकि आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके नाम, उसके मीनिंग, इन सब चीजों से ही जो है आधी चीजें समझने की कोशिश किया करिए। जैसे उस वाले अभी पिछला हेडिंग हमने देखा, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत सीधा सा बता रहा है कि शक्तियों का बंटवारा होना है। अब किसके बीच में होना है ये आपको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी कि कोई ऐसी चीज है, हो सकता है नियम हो या फिर कोई ऐसी वस्तु हो, कुछ भी चीजें हो, ये तो हमारी पढ़ने की विषय है। लेकिन आपको मीनिंग से समझनी चाहिए कि जो भी जो है चीजें हैं वो ये दिखाती है कि उस पर जो है संतुलन और नियंत्रण दोनों होना चाहिए, यानी कि बीच का अप्रोच, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। तो अब वो किसके बीच में होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यह सिद्धांत बताता है कि जो हमारी शासन की जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो इनके बीच में होना क्या चाहिए कि ये जो है सिद्धांत पे अप्लाई होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम अलग अलग ही रख दिया जाए, वो अपने क्षेत्र में घुसखोरी कर रहे हैं, कुछ अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में जो है खोखला करने को लगे हुए हैं देश को। इस तरह से जो है सिस्टम अंदर ही अंदर खोखला ना करे, क्योंकि जो है कोई देख तो रहा नहीं है, ना तो ये उनको देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं देखने जा रहे हैं? क्योंकि शक्तिकरण का पृथक्करण सिद्धांत आ गया है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत होने से न तो ये उनको देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं विधायिका वाले, न तो न्यायपालिका विधायिका को देख पाएगी वो क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे देश के अंदर इसको भी जो है रखा गया है, ठीक है। इस सिद्धांत की भी जो है कामना की गई है, लेकिन इसको मूल रूप से जो है 1996 में जो हमारी तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध एक जो है कन्ना दास करके व्यक्ति थे, उन्होंने केस फाइल किया था। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे पहले जो है यूज किया था, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि ये है क्या। तो हमने सीधा सा बता दिया आपको कि जो है शासन के जो तीनों अंग है एक दूसरे पे जो है अपना संतुलन और नियंत्रण बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने दायरे से बढ़ के आगे काम कर रहा है तो जो है आप चुप रहें, बैठे रहें, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है न्यायपालिका चूंकि जो है अलग रखी गई है, फिर भी आप देखते होंगे कि कई चीजों में सरकार को वो रोक टोक कर देती है और उसकी कानून को जो है
बोलती है कि इसमें ये गड़बड़ है, इसको जो है बदलिए। क्यों करती है? क्योंकि इस सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा समझना होगा। तो ये जो है सिद्धांत आया कहाँ से था? तो ये सिद्धांत जो है मूल रूप से तो ये अमेरिका से जो है देखा गया, अमेरिका के संविधान में। हम बात करते हैं कि अपने भारत में जो है कब आया था, तो ये कन्नादासन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, टीएन लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1996 में ये केस आई थी और इस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने जो है क्या बोला था कि जो है वैसे तो हमारे देश में जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग रखे गए हैं, लेकिन चूंकि कोई अपने क्षेत्र से, कोई अपने दायरे से बढ़ के आगे कोई गलत कार्य न करे या फिर विधि के विरुद्ध कोई कार्य न करे, इसलिए इस बात की भी पुष्टि होती है कि हमारे इस सिद्धांत के ऊपर थ्योरी चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी कार्य करता है। ठीक है, यानी कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस समय यूज किया था अपने जो है मतलब जो भी जजमेंट दिया था उसमें। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो है मेन जो है मतलब क्या है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं मेंस में कि क्या है थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस यानी संतुलन। इस मतलब फैक्चुअल एक सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मल आपको 20 शब्दों में या 30 शब्दों में लिखना होता है, तो उतना आप लिख लेंगे क्योंकि हमने उतना समझा दिया है। ठीक है, संतुलन की व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए शासन के तीनों अंगों में इसके लिए लाया जाता है ये। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से जो है सीरीज चलेगी और जिस हिसाब से जैसे जो भी जो है लिंकिंग होगी सारी चीजें वो आपको जो है पढ़ाई जाएगी। हालांकि वीडियो लाने में कुछ समय हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर करें। ठीक है, आप भी कोशिश करें, यदि आपको अच्छा लगता हो तो दूसरों को बताइए जो कि जो है एक्चुअली में जो है तैयारी करना चाहते हो अपर लेवल की कम से कम, क्योंकि पढ़ाने को तो उसमें जो है सारी चीजें आ जाएंगी आपको, लेकिन जो है जो छोटा बंदा होगा, जो छोटा बंदा होने का मतलब कि जो वनडे एग्जाम के लिए देख रहा है वो इसको पढ़ नहीं पाएगा उतना। ठीक है, तो चलिए हम इसको नोट कर लीजिए।